बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट बताया जाए तो डीएसपी कहते हैं। डीएसपी पुलिस जो है ये कैसे भर्ती होता है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, कौन सी एजुकेशन ली जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो डीएसपी भर्ती हो सकते हैं। इनको कौन कौन सी मराहत मिलती है, मतलब इनकी तनख्वाह कितनी होती है, इनको कौन सा घर मिलता है और प्रोटोकॉल कितना होता है, इनकी पावर्स कितनी होती हैं, कितने थाने जो हैं वो इनके अंडर होते हैं, और तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से या किसी भी लीगल पॉइंट के हवाले से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको जो है उसमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो बात करते हैं डीएसपी पुलिस के हवाले से। पंजाब में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती क्योंकि हर सूबे की सीनियरिटी, हर सूबे के जो भर्ती के जो तमाम तर मराहल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पंजाब में डायरेक्ट जो है वो डीएसपी भर्ती नहीं होते। एएसपी और सीएसएस के जरिए आमतौर पर जो है वो भर्ती होते हैं। जितने भी एएसपी और सीएसएस करके लोग जो आते हैं उनमें से अफसरान जो होते हैं, जिससे अफसरशाही कहते हैं, ये एक बड़ा ही अहम कह सकते हैं कि इम्तहान होता है सीएसएस में, जो तकरीबन हर साल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लेती है। उसमें जो टॉपर होते हैं, उसमें जो अच्छे नंबर लेते हैं या जो इसको क्लियर कर जाते हैं, उनमें से कुछ डीएसपीज हजरात जो हैं वो लिए जाते हैं। जो एएसपीज और डीएसपीज होते हैं वहाँ से जो है वो जो क्लियर करते हैं उनको इस तरह अपॉइंट किया जाता है। इनको सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं। 2 या 3 थाने इनके अंडर होते हैं। सर्कल ऑफिसर इसलिए कहते हैं कि जितने भी सर्कल में मतलब 3 या 4 थाने जो हैं उनकी रिपोर्ट वगैरह बनाना, उनमें जो एसएचओ तैनात होते हैं उनके हवाले से तमाम तफसीलात अपने पास रखना और उनको अपने मुताबिक चलाना। मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या इनके अदारे की तरफ से, या किसी किस्म का कोई भी नागहानी आफत वगैरह आती है, अल्लाह ना करे, या कोई भी ऐसा मामलात दरपेश होते हैं, या हुकूमती तनाजुर में देखा जाए तो कोई इलेक्शन होते हैं या कोई ऐसा कोई भगदड़ मचती है या किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है, तो उसको वो थाने जो होंगे उनको इंस्ट्रक्शन देने का जो पाबंद होता है वो डीएसपी होता है। इसका जो ग्रेड होता है वो 17 होता है। 17 ग्रेड में काम करने वाले बंदे की तनख्वाह जो होती है वो तकरीबन 1 लाख तक होती है या इससे ऊपर भी होती है। इनको एक गाड़ी मिलती है, एक घर मिलता है, अच्छी सैलरी होती है और 2-3 पीएन गार्ड वगैरह मिल जाते हैं। ये इनकी मरात में आता है। मरात मतलब इनको बड़ी सहूलियात, लग्जरी लाइफ होती है इनकी, क्योंकि एक डीएसपी होने का मतलब है 3 एसएचओ। तो आमतौर पर एसएचओ नहीं मान होता, तो यहाँ पर 3 एसएचओ इनके अंडर होते हैं और एसएचओ इसके मातहत होते हैं क्योंकि इन्होंने एसीआर लिखना होता है। अगर ये एसएचओ इनका कहना नहीं मानते, इनके मुताबिक नहीं चलते, तो ये इनकी एसीआर मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो उन्होंने बनानी होती है, जिस पर एसएचओ की जितने भी एसएचओ हैं उनकी तरक्की होनी होती है। अगर वो एसएचओ इसके मातहत काम नहीं करेंगे तो ये एसीआर उनकी गलत लिख देते हैं, इसलिए वो कंट्रोल में होते हैं डीएसपी साहब के। और आमतौर पर ये सारा का सारा मामलात जो होते हैं, मतलब एसएचओ को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो डीएसपी की तरफ से ही दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जी इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। ट्रेनिंग के लिए पुलिस कॉलेज सहाला में जो है कायम है, वहाँ पर एडवांस कोर्स करवाए जाते हैं इनको। मतलब 3 माह का ये कोर्स होता है। 3 माह ये कोर्स वहाँ पर करते हैं। इनको वहाँ पर कोर्स के दौरान जो है वो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिनमें जदीद असले का इस्तेमाल, मतलब ये कि अपने डिफेंस के लिए, और चोर चक्कों जितने भी मामलात अगर ख़राब होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, तो वहाँ पर भी ये अपनी जो है वो सेफ्टी के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पब्लिक डीलिंग सिखाई जाती है जो कि आमतौर पर नज़र नहीं आती। कुछ जगहों पर अच्छे ऑफिसर मौजूद हैं मगर जो है पब्लिक डीलिंग जो है इनको सिखाई जाती है। एक बाकायदा तौर पर इनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। रूल्स रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं
कि जो कानून पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि इनके इस्तेमाल में हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, मतलब जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो ही इनको करवाए जाते हैं। इनको लॉ भी पढ़ाया जाता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखने के लिए FIRs वगैरह ये मामला सारे इनको अंडर होते हैं। इनको ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती, मतलब इनको बस जो बेसिक चीज़ें हैं वही पढ़ाई जाती हैं। और इसके साथ इनको साइंटिफिक रिसर्च और जदीद तरीक़ाकार को जो है वो समझाया जाता है कि जदीद तरीक़ाकार के तौर पर इन्होंने काम कैसे करना है। मतलब ये है कि जो जदीद हथियार यूज़ हो रहे हैं, जदीद टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, और जितने भी मेडिकल ग्राउंड्स पे जो मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो जदीद से जदीद तरह होता चीज़ें होती हैं वो इनको समझाई जाती हैं, ताकि क्योंकि इन्होंने काम करना होता है प्रोफेशनल लेवल पे आके। इनके अंडर SHOs होते हैं, थाने होते हैं, पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, ये तमाम तर मामलात इन्होंने देखने होते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि इनको तमाम तर मामलात जो हैं वो पहले समझा दिए जाएँ ताकि इनके लिए ईजी हो। और अब जब इनको ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ट्रेनिंग के बाद बारी आती है कि इनको अपॉइंट कहाँ कहाँ किया जाता है। आम तौर पर इनको ऑपरेशन विंग में भी लगाया जा सकता है। ऑपरेशन विंग में आपको पता है कि जितने भी ख़ास किस्म के ऑपरेशंस होते हैं कि फ़लाँ जगह पे जी आप जा रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह कच्चे के मकाम पर ऑपरेशन हुआ था, आपको पता है कि वो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, फ़लाँ जगह पे खिलाफ लोगों के खिलाफ ऑपरेशन। मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो सडनली जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मतलब कि काफ़ी तौर पर हमें ज़रूरत होती है कि स्क्वाड जो होते हैं ऐसे जो कि नागहानी आफत के तौर पर में जो काम करते हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन विंग्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर इनको तैनात किया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो होती है उसके लिए भी, मतलब कि बहुत सारे ऑफिसर्स, वज़रा साहबान जो हैं उनकी सिक्योरिटी भी दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन विंग भी बनाए जाते हैं, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं अगर ये चेंज होती हैं या इनमें कोई गड़बड़ होती है तो इनमें भी ये इनको अपॉइंट किया जाता है। और जो छोटे ज़िला होते हैं, मतलब छोटे छोटे ज़िले हैं जिस तरह कसूर और बहुत सारे ऐसे इस तरह के मिलते जुलते लाहौर से रेलिवेंट जो है छोटे छोटे साथ जो होंगे छोटे अजला, तो वहाँ पर SDO SDPO जो है वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा तफ्तीश जो अगर हो रही है तो उसमें कोई गड़बड़ होती है, उसमें रद्दोबदल होती है, तो उस हवाले से भी इसमें जो है वो DSP का किरदार होता है। उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर वो काम करते हैं तो अपनी तफ्तीश को वगैरह को चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो किसी दूसरे ऑफिसर से जो है वो मुतमिन नहीं होता। SHOs रात से तो अक्सर वो लोग हमारा मुलाकात चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, मगर उसमें जो है वो अक्सर उनके खिलाफ जो है वो लोग एप्लीकेशंस दे देते हैं। तो ये जो DPO जो हैं ये तफ्तीश को चेंज करने के हवाले से भी अपना किरदार अदा करते हैं। अब जो तैनाती के हवाले से भी बात हो गई, अब इनकी पावर कितनी होती है, पावर का अंदाज़ा हर बंदा ये पूछता है जी पावर कितनी होती है, जी कितनी पावर होती है। पावर का मतलब ये नहीं है कि ये बड़े मतलब हर जगह पे जाकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। पावर जो होती है वो अख्तियारात देते हैं। मतलब ये है कि जिस बंदे के पास जितने अख्तियारात होते हैं ना उसकी उतनी पावर होती है। मतलब कानून उनको उतने लंबे बाजू देता है जहां तक वो हाथ लेके जा सकते हैं। कानून के दायरे में रहते हुए ये काम करते हैं। 2 या 3 थाने इनके अंडर होते हैं। SHOs की पावर का अंदाज़ा लगाएं कि एक DSP से पूछा गया कि अगर आपको SHO या DSP में से किसी एक चीज़ का सिलेक्ट करना हो तो आप किसे करेंगे। उसने कहा मैं SHO को सिलेक्ट करूंगा। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है उसकी पावर का खुद को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसकी पावर कितनी है। तो अंदाज़ा लगा लें कि 3 SHO या 2 SHO एक बंदे के अंडर हों एक DSP के, तो उसकी क्या पावर होगी कि एक बाकायदा एक जो थाना है उसके अंडर पूरा एक इलाका होता है और उस इलाके को कंट्रोल होता है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सारी सूरत हाल को देख रहा होता है। तो तमाम तर जो है जितने मामलात होते हैं वो 3-4 थानों के जो है उसके अंडर होते हैं। तो DSP जो होता है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने ACR लिखना होता है। तो हर मुलाजम को अपने ACR की बड़ी फिक्र होती है। कभी भी आप किसी मुलाजम से बात करें तो वो एनुअली तौर पर बड़ा परेशान नजर आएगा आपको। अगर वो बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा तो वो खुश भी होगा। को कहते हैं उनको कि जी हमारी जो है वो एनुअली ACR लिखी जा रही है, तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है उसी की बुनियाद पर हमारी तरक्की और तनज़्ज़ुली होती है। तो उस हवाले से वो परेशान भी होते हैं और खुश भी होते हैं क्योंकि उसी बेस को बेस रखते हुए तमाम तर जो है उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है और ACR बनाई जाती है और उसके बाद उनको तरक्की दी जाती है। तो 2 या 3 थानों होने का मतलब है जी DSP साहब तो बड़े पावरफुल होते हैं और तमाम तर जवान जितने भी होते हैं इन थानों में लगे होते हैं वो तमाम तर इनके अंडर होते हैं। बेसिकली होते तो वो SHO के और SHO इनके अंडर होते हैं। जो भी तफ्तीश हो रही होती है तफ्तीश को बराह रास्त भी सुन सकते हैं। आजकल जो माशाल्लाह सिस्टम चला हुआ है कि DSP साहब जो है खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं
जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। मौके पर जो है SHOs को बाकायदा डायरेक्शंस भी दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि आप ये काम करें, और वो करते भी हैं, और कुछ को मुअत्तल भी किया गया देखने में आया है। तो ये बड़ा अच्छा और एहसन इक़दाम है। उम्मीद करता हूँ कि ये DSP हज़रात, ये SP हज़रात तमाम तरह ऐसा काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।